दोस्तों, भारत एक सोच, धर्म, समाज और राजनीति, इस श्रृंखला में, इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम इस सीरीज़ में बहुत सारे ऐसे मुद्दों को लेना चाहते हैं जो आज भारत के विकास से, भारत की सामाजिक परिस्थिति, भारत की राजनीतिक परिस्थिति से जुड़े हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से हमारे समाज के जो इंडाइसेस हैं, सूचकांक हैं, वो पहले से नीचे घसरते जा रहे हैं। वो सूचकांक हमारे बेरोज़गारी का हो, किसानों की समस्याओं के बारे में हो, अन्न के उत्पादन से जुड़ा हो, और या बाकी समाज की स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ा हो, इन सब में नीचे एक घसरण चालू है। और इसका ज़्यादातर दोष भारत के प्रधानमंत्री, द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, जवाहरलाल नेहरू पर डाला जाता है। अब जहाँ तक इन नीतियों को समझने का सवाल है, उसके लिए हम कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर में वो कौन सी नीतियाँ थी जो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने स्वीकार की और उनकी तुलना किससे करना चाहिए। पहले तो मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि पिछले 70 साल जो हमारे आज़ादी के हो चुके हैं, उसमें नीतियाँ हमेशा एक सरीकी नहीं रही हैं। नीतियाँ एक सरीकी नहीं रही हैं, और ख़ास तौर से पिछले 20 साल में और पिछले 6 साल में ये नीतियों में एक प्रकार का बदलाव आया है। एक प्रकार की सांप्रदायिक राजनीति, एक प्रकार की कम्युनल पॉलिटिक्स हमारे समाज पर छा गई है, जिसके कारण बहुत एक नकारात्मक प्रभाव हमारे समाज के विकास पर हो रहा है। पहले इस बात को हम देखें कि आज़ादी के साथ समय से आज तक, या आज़ादी के बाद से करीब 50-60 साल तक भारत की यात्रा कैसी रही। और इसके लिए ज़्यादातर तुलना तो हमें उसी देशों से करनी पड़ेगी जो उसी के आसपास आज़ाद हुए और जो उसी के आसपास उन्होंने अपने देश के विकास के कार्यक्रम को शुरू किया। तो इस बात को हम बाद में देखेंगे कि कैसे भारत का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ। एक तरफ धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना और दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्षता के आधार पर भारत इंडिया बना। भारत इंडिया के बनने में जो मूल्य थे, वो आज़ादी के आंदोलन के मूल्य थे। वो मूल्य थे जिसके लिए पूरे देश के लोगों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन किया, और जिसके कारण जिन नीतियों को लेके भारत का संविधान बना, जिसमें स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय, ये महत्वपूर्ण मूल्य हमारे दिए हैं। तो आज़ादी के बाद से कौन सा रास्ता अपनाया जाए, इसके बारे में एक छोटी सी घटना से हम शुरुआत करते हैं। और वो घटना है कि कुछ लोगों ने मांग उठाई कि सोमनाथ के मंदिर को मुसलमान राजाओं ने, विदेशियों ने तोड़ा, लूटा, हमारा अपमान किया, तो सरकार ने इसका पुनरुत्थान करना चाहिए। उस समय महात्मा गांधी जिंदा थे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि मंदिर का निर्माण, मस्जिद का निर्माण, ये कोई राज्य का काम नहीं है। खैर, थोड़ा आगे चलकर उनके शिष्य जवाहरलाल नेहरू ने इसको और स्पष्ट कर दिया, और भाखड़ा नंगल के डैम के, भाखड़ा नंगल बांध के उद्घाटन के समय उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहा। उन्होंने कहा, ये भाखड़ा नंगल जो बांध है, इससे पूरे पंजाब में, उत्तर भारत में हमारी कृषि की अवस्था का विकास होगा, और ये हमारे आधुनिक भारत के मंदिर हैं। उनकी बात को आगे बढ़ाकर कह सकते हैं कि उन्होंने जो सोचा, औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, रोजगारी के लिए इंतज़ाम, ये सब उनके लिए आधुनिक भारत के मंदिर थे, जिनका विकास करना समाज का काम था। तो खैर, इसी के चलते जो हम पिछले 50 साल की शुरुआत में देखे, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आए, जिसमें आईआईटी ने अपने एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी है। एम्स जैसे संस्थान आए, और बाकी चलकर तो बाद में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स ने भी अपनी एक महत्वपूर्ण जगह समाज में बनाई। जहाँ तक हम स्वास्थ्य का देखते हैं, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के हिसाब से, पूरी जिम्मेदारी के साथ चलते हुए स्वास्थ्य सुविधाएं आम जनता तक मुहैया कराईं। और यहाँ जो पहले पोलियो, हैजा और जो दूसरी महामारियाँ फैलती थी, उन पर एक प्रकार से पूरी तौर से नियंत्रण पा लिया।
पोलियो के साथ साथ स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये भी बीमारियां थी जिन पर भी एक महत्वपूर्ण तरीके से नियंत्रण प्राप्त किया गया। उनकी वैक्सीन का विकास हुआ, उनके जो बाहर से वैक्सीन्स आई उसके साथ साथ यहाँ भी विकास हुआ और एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हुई। औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि की तो क्या बात करें कि भारत, जिसमें पहले सब चीज़ों को आयात करना पड़ता था, सुई से लेकर छोटी छोटी चीज़ें आयात करनी पड़ती थी, वो भारत एक बड़े निर्यातक के रूप में दुनिया के बाज़ार में उभरा। तो ये जो उपलब्धियां थी, ख़ासतौर से अगर हम फिर से देखें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो आज़ादी के समय जो लॉन्जिविटी अंग्रेज़ी में जिसे कहते हैं कि ये उम्मीद कि कोई व्यक्ति एवरेज तौर पर, सामान्य तौर पर कितना ज़िंदा रहेगा, वो करीब 39 साल 39 ईयर्स थी, जो आज बढ़कर 64-65 साल के करीब हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरा अगर आप देखें तो भारत के जो शिक्षा संस्थानों से निकले हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, दूसरे इंजीनियर्स, विज्ञान के क्षेत्र के विद्यार्थी, इन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया और भारत इस क्षेत्र में एक बहुत बड़े कॉम्पिटिटर, प्रतिद्वंदी के रूप में उभरा। भारत के मैन पावर, भारत का जो साइंटिफिक काडर है, उसने विज्ञान के क्षेत्रों में भारत में बहुत विकास किया। वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हो, काउंसिल फॉर सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिसर्च हो, एटॉमिक रिसर्च हो या स्पेस रिसर्च हो, सब क्षेत्रों में इस प्रकार की नींव फाउंडेशन डाली गई जिसने भारत के विकास को देखा। और मेरी समझ में ये इसलिए हो सका क्योंकि भारत ने धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की नीतियाँ, जो हमारे संविधान की आत्मा हैं, उसके आधार पर चलने की कोशिश की। अब इसी के साथ अगर हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को देखें, जो उसी समय आज़ाद हुआ, तो ये बात तो निश्चित है कि पाकिस्तान के लोगों से हमें प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए, एक पड़ोसी के रूप में एक दूसरे का आदर होना चाहिए। फिर भी पाकिस्तान में क्योंकि जो सरकार आई वो एक सांप्रदायिक नीतियों को लेकर, कम्युनल नीतियों को लेकर चलने वाली सरकार थी। जिन्ना साहब जो एक तरह से दिल में कई बार सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, पर उनके चारों तरफ जो माहौल था वो पूरी तरफ से कम्युनल था। और कम्युनल माहौल होने के कारण वहाँ मुल्लाशाही बढ़ गई, वहाँ आर्मी का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया और सांप्रदायिक जो दुनिया की साम्राज्यवादी ताकत है अमेरिका, उसका भी प्रभाव पड़ गया। तो उसके चलते आज अगर हम पाकिस्तान का विकास देखें तो पाकिस्तान के विकास में न ऐसा औद्योगिक विकास है, न ऐसा शैक्षणिक विकास है, न स्वास्थ्य के क्षेत्रों में इस प्रकार की सुविधाएं हैं। ज़्यादातर जो पाकिस्तान की औद्योगिक ज़रूरतें हैं वो इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से। हर चीज़ के लिए उन्हें दूसरे देशों पर आधारित रहना पड़ता है और वहाँ साइंटिफिक मैन पावर, वैज्ञानिक सोच के लोग पैदा करने में भी एक बहुत बड़ी दिक्कत महसूस हुई। और उस संदर्भ में अगर कहा जाए तो जैसे भारत ने परमाणु बम बनाया, पर भारत की खुद की क्षमता से बनाया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने जिस प्रकार से काम किया उसमें से वो उसकी एक परिणति थी। जबकि पाकिस्तान ने भी देखा देखी प्रतिद्वंदता में, कंपटीशन में परमाणु बम बनाए, पर उसमें काफ़ी कुछ दूसरे गोरख धंधे करके ही वो इस रास्ते पर आए। तो किस बात से इतना फ़र्क पड़ा भारत के विकास में और पाकिस्तान के विकास में? भारत के पहले 60-50 साल के विकास में और पाकिस्तान के विकास में क्या फ़र्क था? तो मुख्य था, भारत में कोशिश की गई धर्मनिरपेक्षता के आधार पर चलने की और पाकिस्तान के समाज पर, पाकिस्तान की राजनीति पर सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म का गहरा प्रभाव था। ये उसमें एक चीज़ है जो भारत को पाकिस्तान से एक अलग खड़ा करती है। तो आखिर में ये सांप्रदायिकता क्या है, ये कम्युनलिज्म क्या है? सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म ये कोई धर्म की अभिव्यक्ति नहीं है, ये धर्म के नाम पर की जाने वाली राजनीति है। और ये राजनीति समाज की ज़रूरतों को, आम लोगों की ज़रूरतों को उतना महत्व नहीं देती। इसका ज़्यादा फोकस, ज़्यादा मुद्दा रहता है वो जो धर्म गुरुओं के निर्देश पर कुछ करना और जिसमें समाज का पिछड़ापन, आम लोगों की बदहाली, ये ज़्यादा बढ़ती रहती है। तो ये जो सांप्रदायिकता की प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं, आखिर में ये सांप्रदायिकता दक्षिण एशिया में कैसे आई?
सांप्रदायिकता एक अलग प्रकार की राजनीति है। जैसे हम एक राजनीति की बात कर रहे हैं जिसके रास्ते पर महात्मा गांधी चले, जिसके रास्ते पर जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल चले, ये वो राजनीति है जो देश के विकास के लिए देश के आम लोगों के मुद्दों को लेकर चलती है। और जहाँ तक सांप्रदायिक राजनीति का सवाल है, सांप्रदायिक राजनीति भावनात्मक मुद्दों को उछाल के समाज में बंटवारा लाती है और समाज के मुख्य मुद्दे जो विकास के होना चाहिए उनको पीछे ढकेला जाता है। और यही आज हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि पाकिस्तान में समाज के मुख्य मुद्दे कहीं पीछे रह गए हैं और उसमें जो एक प्रकार से संकीर्णता, संकीर्ण सोच, सेक्टेरियनिज्म बढ़ा है, वो उस प्रकार की राजनीति से बढ़ा है। हम सांप्रदायिकता पर विस्तार पे चर्चा करेंगे, पर सांप्रदायिकता को हम थोड़ा समझ लें। सांप्रदायिकता की एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा हमारे भारत के महान इतिहासकारों में से एक प्रोफेसर बिपिन चंद्र ने दी है। उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। उसमें बताते हैं कि सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, ये मान के चलती है कि एक धर्म के मानने वाले सभी लोगों के इंटरेस्ट, हित संबंध एक प्रकार के हैं। तो यानी हिंदुओं के इंटरेस्ट एक सरीके हो गए, मुसलमानों के एक सरीके हो गए। ये माइल्ड कम्युनलिज्म है, ये बहुत धीमा कम्युनलिज्म है। इसके बाद जो मॉडरेट या ज़्यादा तीव्रता से थोड़ा कम कम्युनलिज्म आता है, उसमें ऐसा माना जाता है कि एक धर्म के मानने वाले लोगों के इंटरेस्ट दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों के इंटरेस्ट के विपरीत होते हैं। पहली बात हमने देखा अलग होते हैं, अभी क्या आ गया, विपरीत हो गए, यानी एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करने लग गए, एक दूसरे से झगड़ा करने लग गए। और इसका जो उग्र भाग है, उग्र सांप्रदायिकता में इस बात को बताया जाता है कि ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इन दोनों में संघर्ष बिल्कुल होगा ही, वगैरह वगैरह इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। बिपिन चंद्र इसमें आगे जाकर कहते हैं कि भारत का जो पार्टीशन हुआ वो इसी कम्युनलिज्म के एक प्रभाव से हुआ। अब ये जैसे अगर हमको समाज को समझना हो तो एक सरल बात है, सभी मुसलमानों के इंटरेस्ट, एक मुसलमान इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक धनी व्यापारी है, एक प्रोफेसर है और एक गरीब भिखारी है, उनके इंटरेस्ट तो एक तरीके होंगे नहीं। हिंदू समाज में भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, एक कोई प्रोफेसर होगा, एक कोई दूसरे ओहदे का होगा और एक कोई भिखारी या गरीब होगा, उन सब के इंटरेस्ट तो अलग हैं। आज अगर हम हिंदू समाज में देखें तो बिरला, अंबानी, अडानी, इनके इंटरेस्ट एक आम व्यक्ति जो पहले प्रोफेसर रह चुका है उससे काफ़ी अलग है और गरीब व्यक्तियों के इंटरेस्ट से तो बिल्कुल अलग है। तो समाज में जो अलग इंटरेस्ट, हित संबंध होते हैं वो होते हैं गरीब, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग और संभ्रांत अमीर लोगों के बीच के अंतर्द्वंद होते हैं और उनके इंटरेस्ट अलग होते हैं। पर ये जो हॉरिजॉन्टल मैंने आपको बताया, अंग्रेजी का हॉरिजॉन्टल वर्ड जो इस प्रकार से समांतर चलता है, सांप्रदायिकता उसको बदल के वर्टिकल कर देती है, ये खड़ी लाइन में कर देती है। हिंदू एक तरफ, मुसलमान एक तरफ, ईसाई एक तरफ, ये ऐसे इंटरेस्ट को लेकर चलती है। तो उसके कारण फिर जो राजनीति होती है उसका परिणाम हमने पाकिस्तान में देखा और ये देखा कि भारत की आज़ादी के पहले 60 सालों में हमने जो तरक्की की, आज पहले तो हमको लगता था कि क्या हो रहा है, पर आज अगर हम देखें तो उस समय नौकरियों की संख्या कितनी बढ़ी, बेरोज़गारी कितनी कम हुई, किसानों की शुरुआत में जैसे यहाँ हमारा जो अन्न है, गेहूँ है, चावल है, वो आयात करना पड़ता था और अमेरिका में जो जानवर भी नहीं खाते वो उस प्रकार का गेहूँ अपने भारत में मंगाना पड़ता था। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उस समय यहाँ तक अपील कर दी थी कि भाई देश में अन्न की कमी है, आप लोग एक ही बार खाना खाया कीजिए। तो उस परिस्थिति से आके जो आगे हमारी नहरों का सिलसिला हुआ, बांध का सिलसिला हुआ, हम आज इस परिस्थिति में हैं कि हमारे अनाज के गोडाउन्स भरे रहते हैं। अब वो लोगों तक पहुंचते हैं कि नहीं वो बात अलग है, पर गोडाउन भरे रहते हैं। कई बार एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं, कई चीज़ों का एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक मुख्य फ़र्क है कि जहाँ एक वो राजनीति चलती है जिसको मैं कह सकता हूँ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, लोकतांत्रिक पॉलिटिक्स या लोकहित का पॉलिटिक्स, और इसका पूरा पूरा विरोध है धर्म के नाम का पॉलिटिक्स जो केवल
धर्म के मुद्दों के आधार पर बार बार धर्म का हवाला देके लोगों के बीच में भावनाएं, उत्तेजनाएं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें की जाती है। जबकि हमें मोटे तौर से कह दूं कि धर्म का मुख्य जो मर्म होता है, द स्पिरिट ऑफ रिलीजन, वो होता है प्यार, मानवता से प्यार। ये बात हमारे संतों ने हमें सिखाई, ये बात हमारे महात्मा गांधी ने हमें सिखाई कि अब आप मानवता से प्रेम करते हैं, समाज से प्रेम करते हैं, तो आप अपने धर्म का उच्चतम पालन करते हैं। पर आज जो धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, वो निश्चित रूप से समाज के विकास को पीछे खींच रही है। और ये बात हमने ख़ास तौर से पिछले 6 साल में, पिछले 20 साल में देखी है कि हमारे जो सूचकांक, इंडाइसेस सभी क्षेत्रों में हैं, वो हमारे आज़ादी के क्षेत्र में हो, हमारे एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में हो, नौकरियों के मिलने के क्षेत्र में हो, किसानों के विकास में हो, सब में वो पीछे पीछे घसर रहे हैं। और मेरी समझ है कि जहाँ भी धर्म के मुद्दों को समाज में ज़्यादा प्राधान्यता दी जाएगी, वहाँ समाज का विकास उतना नहीं हो सकता जितना कि होना चाहिए, जो भारत ने आज़ादी के बाद पहले 5-6 दशकों में देखा। तो इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे कि भारत में सांप्रदायिकता कैसे आई और उस सांप्रदायिकता को सपोर्ट करने वाले, उसके साथ चलने वाले समाज के कौन से तबके के लोग थे। आपका बहुत धन्यवाद। हम इस सीरीज़ में आगे चलते रहेंगे। थैंक यू।